सो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट। तो भाई प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है। प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं जो खुद की लाइट एमिट करते हैं, जैसे कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, जैसे कि सन के अंदर हो रहा है ना, सूरज के अंदर जो है हाइड्रोजन मिल रहे हैं और हीलियम बना रहे हैं, तो उसमें वो लाइट एमिट कर रहा है। सितारों से लाइट एमिट होती है, जैसे कि, या फिर आप ले लीजिए एक फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट ले लीजिए, उसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा आप जो है करंट पास कीजिए तो वो हीटअप होकर लाइट एमिट करता है। हमारे बल्ब में ये होता है ना। तो बेसिकली ये जो सोर्सेज जो खुद से लाइट बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज, और सेकेंडरी सोर्सेज उन्हें कहते हैं जो खुद की लाइट नहीं बनाते बल्कि दूसरी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि मून है, प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स भी चमकते हैं, आपको पता ही होगा। वीनस, जुपिटर, मार्स जो है सुबह में शाम में चमकते हैं और आसमान में नजर आते हैं। तो बेसिकली ये सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। हम आसपास अपनी जो चीज़ देखते हैं ज़्यादातर सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट होती हैं, जो कि किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, स्कैटर करती हैं। हमारी बॉडी भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। हम पे कोई लाइट गिरती है और हम उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और कोई फिर हमें देख पाता है। तो हम सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज का क्या डिफरेंस है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो बेसिकली हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। वो ये है कि व्हाट इज अ वेव फ्रंट और कैसे वो रिलेटेड है रेज ऑफ लाइट के साथ, और बेसिकली जो है शेप ऑफ द वेव फ्रंट क्या होता है किसी दूर दराज के पॉइंट पे। अगर एकदम दूर का कोई पॉइंट है तो उस दूर के पॉइंट पर, मतलब दूर का पॉइंट मतलब सोर्स से दूर, सोर्स से निकलता है ना वेव फ्रंट। तो जैसे बल्ब है, सोर्स है, तो बल्ब से निकल रहा है वेव फ्रंट और बहुत कहीं दूर पे हम देख रहे हैं वेव फ्रंट को। तो वेव फ्रंट जो है दूर दराज कहीं जाके बेसिकली उसका शेप क्या हो जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो पहले तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को टैकल करते हैं कि व्हाट इज वेव फ्रंट, राइट। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक सोर्स है, जैसे कि एक बल्ब। तो ये जो बल्ब होता है, बेसिकली एक जो बल्ब होता है, इसमें से जो है ना लाइट की वेव्स निकलती हैं। तो वो वेव्स है ना हर डायरेक्शन में जाती हैं। तो मान लीजिए एक क्रेस्ट निकला, ट्रफ है, फिर क्रेस्ट है, फिर ट्रफ है। इस तरीके से वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। तो क्रेस्ट ट्रफ बन के वो हर डायरेक्शन में जाती हैं, हर डायरेक्शन, एवरी पॉसिबल डायरेक्शन दैट यू कैन इमेजिन। सो हर डायरेक्शन में जो है बेसिकली ऐसे करके क्रेस्ट ट्रफ जाते ही रहते हैं। क्रेस्ट ट्रफ जो हैं वो जाते ही रहते हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में। तो बेसिकली अगर मैं क्या करूं कि मतलब यानी कि इस बल्ब से 2 सेंटीमीटर दूर कहीं भी यानी कि 2 सेंटीमीटर, चाहे यहाँ पकड़ लो, मतलब इतनी दूरी पे पकड़ लो, चाहे 2 सेंटीमीटर यहाँ पकड़ लो इस डायरेक्शन में, चाहे 2 सेंटीमीटर यहाँ पकड़ लो। तो अगर मैं बेसिकली 2 सेंटीमीटर दूर के सारे पॉइंट्स को जोड़ूं, 2 सेंटीमीटर के सारे पॉइंट्स को जोड़ूं, 2 सेंटीमीटर की दूरी के सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ सकूं, तो बेसिकली मुझे जो मिलेगा ना, मुझे जो कर्व मिलेगा ना, उसी का नाम वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट क्या है ना, इट इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स। लोकस इज लाइक अ कर्व, इट इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स in space that are vibrating in same phase। सेम फेज का मतलब क्या? अरे मतलब ये अगर पॉइंट पकड़ा तो इस पॉइंट पे इस वेव का, पहली वेव का, ये मान लो पहली वेव है तो पहली वेव का भी क्रेस्ट है, दूसरी वेव का भी क्रेस्ट उधर ही है, तीसरी वेव का भी क्रेस्ट उधर ही है। तो ये तीनों के तीनों फेज में। वैसे ही ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ फेज में, और यही नहीं, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट के साथ फेज में है। सो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली आप जब भी सारे के सारे क्रेस्ट जोड़ दें, चाहे सारे के सारे ट्रफ जोड़ दें, चाहे सारे के सारे मीन पोजीशंस जोड़ दें, तो आपको जो मिलेगा ना, दैट इज अ वेव फ्रंट। तो भैया एक पॉइंट सोर्स या बल्ब जैसी कोई चीज है, तो उसमें से जो वेव्स निकलेंगी वो तो जाहिर सी बात है कि कुछ इस तरीके से होंगी, लाइक दिस इन ऑल डायरेक्शंस। तो आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ा, वैसे ही फिर यहां पर भी तो निकलेगा लाइक दिस। तो आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ा। तो जब आप ऐसे करके चीजें जोड़ते चले जाओगे ना, तो आपको एक्चुअल में कुछ और नहीं बल्कि एक सर्कल जैसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा। और इस सर्कल में 2 डायमेंशंस में कह रहा हूं, बेसिकली 3 डायमेंशंस में तो एक स्फीयर होगा, 3 डायमेंशन में स्फीयर होगा। तो वेवफ्रंट क्या है? वेवफ्रंट एक लोकस है, एक कर्व है ऐसे सारे पॉइंट्स का कि जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। इट इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ऑल सच पॉइंट्स इन द स्पेस विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। या फिर
वेव फ्रंट एक ऐसा कर्व है, वेव फ्रंट इज अ कर्व where all the light waves emitted by the source reach simultaneously. तो इस तरीके का शेप, इस तरीके का साइज होता है इस स्फीयर का, इस वेव फ्रंट का, कि वहां पर हर रे जो कि सोर्स से निकली सेम वक्त पे पहुंचती है, सेम टाइम पे पहुंचती है। तो बेसिकली वो भी वेव फ्रंट की डेफिनेशन है। सो बड़ा ही आसान सा डेफिनेशन है वेव फ्रंट का। सादा सरल भाषा में वेव फ्रंट अगर किसी ने पूछा ना, तो बेसिकली मैं उसे एग्जांपल क्या देता हूं मालूम है, कि आपके पास एक पॉन्ड है, तालाब है ठहरा हुआ, उस पे जैसे ही आप एक पत्थर गिराते हो, पत्थर गिरते ही बेसिकली आपको मालूम है कि क्या होता है, कि जो तालाब का जो सरफेस होता है ना, उसमें है ना ऐसा रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं लाइक दिस। मतलब पत्थर गया तो आसपास का पानी थोड़ा ऊपर चला जाता है, उधर का लोकल पानी जो है वो नीचे चला जाता है जहां पत्थर गिरा, तो रिपल्स क्रिएट होते हैं। इसी चीज को अगर मैं नजर गड़ा के यहां से ऊपर से देखूं, अगर ऊपर से देखूं, तो मैं साइड से देख रहा था, ऊपर से देखूं तो जहां पत्थर गिरा उसके बाजू में ऐसा एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा मुझे, फिर उसके बाजू में और बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल, जिसे हम रिपल्स कहते हैं, रिपल्स। यही तो वेव फ्रंट है ना, यही तो वेव फ्रंट है बेसिकली। तो इसमें होता क्या है ना, कि पानी ऊंचा नीचा हो जाता है, तो पत्थर यहां गिरा तो जस्ट बाजू का जो पानी ऊंचा हो गया, फिर नीचा हो गया, फिर उसके बाद का पानी ऊंचा हो गया, नीचा हो गया, ऊंचा हो गया, नीचा हो गया। तो वेव ही है ना, अरे पानी की वेव्स ही बन रही है ना एक्चुअली। आप हजारों करोड़ों वेव्स बता सकते हो लाइक दिस, करोड़ों वेव्स बता सकते हो लाइक दिस। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि अरे क्योंकि पानी का कोई एक मॉलिक्यूल साथ में मतलब एक मॉलिक्यूल अकेला चलता है क्या? अरे सारे मॉलिक्यूल साथ में ही तो चलते हैं ना यार, सारे मॉलिक्यूल साथ में चलते हैं। अरे तुम लोग कभी मरीन ड्राइव पे बैठे होगे, मरीन ड्राइव पूरे इंडिया में फेमस है, ठीक है। तो जब भी कोई बम्बई घूमने आता है तो मरीन ड्राइव जरूर जाता है। तो भाई मरीन ड्राइव पे कभी बैठे होगे तो वहां पे कभी अकेला तुमने ऐसे देखा है कि भाई पानी का अकेला मॉलिक्यूल उछल उछल के तुम्हारे पास आ रहा है, उछल के? अकेला मॉलिक्यूल नहीं आता, पर झुंड में आते हैं यार। तो ये जो झुंड में आ रहे हैं, इन्हीं लहरों का अगर एक मैं लाइन बना दूं तो ये वेव फ्रंट है, ये लाइन बना दूं वेव फ्रंट है, ये लाइन बना दूं ये वेव फ्रंट है, ये लाइन बना दूं वेव फ्रंट है। तो सारे क्रेस्ट को जब जोड़ते हैं ना तो ऐसी सॉलिड लाइन बनाते हैं, और जब सारे ट्रफ को जोड़ते हैं ना तो ऐसा थोड़ा डॉटेड लाइन, डैश्ड लाइंस बनाते हैं। तो बेसिकली पानी की जो लहरें हैं ना, यही तो वेव फ्रंट है ना यार। क्या वेव फ्रंट में इतना क्या कुछ अजीब है जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है? सो इट्स अ वेव फ्रंट। आई होप कि बात आपको समझ में आ रही है वेव फ्रंट क्या चीज है। चलो वेव फ्रंट तो आपको अभी पक्का हो चुका है। अब मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। वेव फ्रंट तो आपको पक्का हो चुका है, अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। अब देखिए कि वेव फ्रंट तो चलो ये है, ठीक है, बीच में कहीं पे पॉइंट सोर्स रखा है और लाइट रेस चल चल के ऐसा कुछ तो वेव फ्रंट पे पहुंच रही है। अब बेसिकली भले वो ऐसा ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस तरीके से हो रहा है, लेकिन यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ना। और लाइट जा तो इसी डायरेक्शन में रही है, इस तरीके से। तो क्यों ना मैं इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए भी कुछ बना दूं। तो जिसे पुराने जमाने में न्यूटन रे ऑफ लाइट कहता था, उसे हम लोग हाइगेन की भाषा में वेव नॉर्मल कहते हैं, वेव नॉर्मल। तो वेव नॉर्मल मतलब वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर जो लाइन है उसे कहते हैं वेव नॉर्मल। तो वेव फ्रंट को जो आप परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे उन्हें कहेंगे वेव नॉर्मल, और वो कुछ और नहीं बल्कि रे ऑफ लाइट ही है। वेव नॉर्मल कोई नई चीज नहीं है। वेव नॉर्मल आर दी स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। Wave normals are straight lines drawn perpendicular to surface of wavefront, and they give us the direction of propagation of light. तो लाइट चल चल के ऐसे ही तो जा रही है ना, अरे ऐसे ही तो जा रही है ना चल के लाइट, लेकिन जा उस डायरेक्शन में रही है। तो डायरेक्शन बताने वाली जो लाइन है वही तो वेव नॉर्मल हुई ना। उसी को तो रे कहते थे ना पुराने जमाने में। अब नए जमाने में वेव थियरी में उसे वेव नॉर्मल कह रहे हैं। तो वेव नॉर्मल कुछ और नहीं बल्कि रे ऑफ लाइट है। तो रे ऑफ लाइट का वेव फ्रंट से क्या रिश्ता है कि रे ऑफ लाइट यानी कि वेव नॉर्मल हमेशा वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर रहती है, बात याद रखना। तो वेव फ्रंट जैसा भी हो, अगर वेव फ्रंट ऐसा है
तो वेव नॉर्मल ऐसी होगी परपेंडिकुलर। अगर वेव फ्रंट सीधा सीधा खड़ा है तो वेव नॉर्मल ऐसी होगी परपेंडिकुलर। याद रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके, एनीवे, तो ये रिश्ता है वेव नॉर्मल और वेव फ्रंट का। अब आते हैं आखिरी सवाल पे, उस क्वेश्चन में जो दिया गया था उसके आखिरी सवाल पे। सो लास्ट सवाल ये था कि सोर्स से कहीं बहुत दूर क्या शेप का वेव फ्रंट होगा। देखिए, अगर पॉइंट सोर्स है तो उससे निकलने वाला वेव फ्रंट तो यार गोल होता है ना, लेकिन ये गोला जब बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो बेसिकली उसका एक छोटा सा हिस्सा स्ट्रेट लाइन जैसा नजर आने लगेगा। तो बहुत दूर से अगर हम देख रहे हैं ना, तो वेव फ्रंट है ना ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है। तो किसी ने पूछा कि भाई क्या शेप का हो जाता है वेव फ्रंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे या बहुत दूर डिस्टेंस पे, फार अवे पॉइंट पे, तो आप कहेंगे प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, दैट्स इट। सो तीनों सवाल के आपको जवाब मिल गया कि भैया वेव फ्रंट को डिफाइन कीजिए। हमने डिफाइन कर दिया कि वो लोकस है सारे पॉइंट्स का जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि वेव फ्रंट का वेव नॉर्मल से या फिर रे ऑफ लाइट से रिश्ता बताइए। तो रे ऑफ लाइट से रिश्ता ये है कि वेव फ्रंट को हमेशा परपेंडिकुलर होती है रे ऑफ लाइट या फिर वेव नॉर्मल। और लास्ट में दूर दराज के पॉइंट पर जो आपका वेव फ्रंट है उसका शेप क्या होता है, तो वो होता है आपका प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन शेप होता है, स्ट्रेट लाइन शेप होता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी वेरी मच। हेलो HSC स्टूडेंट्स, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछ रहा है कि हमें मल्टीपल कलर्स क्यों नज़र आते हैं एक थिन फिल्म में। कौन सी फिल्म? ऑयल से बनी हुई फिल्म। अरे ऑयल की पतली परत को ऑयल फिल्म कहते हैं, ठीक है। तो ऑयल वाटर पे फ्लोट होता है, ये बात आप जानते हैं। तो पानी के ऊपर अगर कोई ऑयल की फिल्म है तो उसमें हमें मल्टीपल कलर्स क्यों नज़र आते हैं, इसे एक डायग्राम के मतलब मदद से समझाइए, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया। अब आप पहले तो ये सोच रहे होंगे सर ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं कि पानी के ऊपर ऑयल और ऑयल के अंदर कलर है। अरे आप भूल गए हैं, आपने ये देखा है, ज़रूर देखा है। आइए मैं आपको याद दिलाता हूँ। तो याद कीजिए बचपन के वो 4 दिन जब होता था सावन का महीना। तो सावन का महीना मतलब मानसून सीज़न यार, कम ऑन। बचपन में आप लोग मानसून सीज़न में सुबह सुबह के टाइम पे बेसिकली रोड के किनारे कहीं खड़े होते थे और बस का इंतज़ार करते थे। एंड जब आप बस का इंतज़ार कर रहे होते थे तो उस टाइम पर जो है मतलब आपकी नज़र यहाँ से वहाँ जा रही होती थी। तो कहीं पर ज़मीन पर इस तरीके का पडल बना हुआ होता था। पडल मतलब यानी कि ऐसा ज़मीन में जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो ऐसा वो बना हुआ होता था। और आपकी नज़रें जब उस पर जाती थी तो आपको उसमें बेसिकली कुछ रंग नज़र आया करते थे, कुछ कलर्स नज़र आया करते थे। पानी में नहीं बल्कि पानी के ऊपर कहीं पे थोड़ी सी ग्रीस या इंजन ऑयल या ऐसी कोई चीज़ अगर गिरी हुई होती थी तब जाके आपको जो वो है कलर्स ऐसे करके नज़र उसमें आया करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कलर जब आपको दिखा करते थे तो याद है आप अपने दोस्तों को क्या कहते थे कि अरे देख देख रेनबो देख, रेनबो देख। बड़ी मासूमियत से आप उसे कहते थे कि रेनबो देख रेनबो, लेकिन एक्चुअल में वो रेनबो नहीं है। रेनबो जो फेनोमिनन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस चीज़ से। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन की वजह से होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन की वजह से रेनबो का इफेक्ट होता है। ये कुछ और फेनोमिनन है, ये कुछ और फेनोमिनन है। तो इस फेनोमिनन का बेसिकली नाम क्या है? तो इस फेनोमिनन का जो मैं नाम है मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका नाम है पॉलीक्रोमैटिक interference of light due to thin oil films। तो बेसिकली इंजन ऑयल, ग्रीस ऑयल या जो भी चीज़ें हैं वो जब पानी में गिरी रहती थी, उनकी एक पतली सी परत उस पर चढ़ी रहती थी पानी पे, तो तब जाके सुबह सुबह के टाइम पे जब मतलब बारिश हो चुकी है, ज़रूरी नहीं कि उस टाइम में बारिश हो रही है, बारिश हो चुकी है और बेसिकली सूरज की रोशनी हल्की हल्की सी उस पर पड़ रही है, तो वो जो है बेसिकली आपको कलर्स वहाँ पे नज़र आते हैं। तो ये कलर्स जो नज़र आते हैं वो इस फेनोमिनन की वजह से। हम इस फेनोमिनन का मतलब क्या है आइए मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ। संक्षिप्त मतलब यानी कि शॉर्ट में। लेकिन ज़्यादा डिटेल में समझा नहीं सकता, डिटेल में तो इसकी पूरी एक डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन आप मेरे वीडियो में जो कि इसी नाम से है, आप लोग टाइप कीजिए पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस और एंड में लिख दीजिए प्रोफेसर भैया, पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस और लास्ट में लिखिए प्रोफेसर भैया। तो आपको जो है बेसिकली ये वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप पूरी डिटेल में डेरिवेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा कलर दिखेगा और कौन सा कलर नहीं दिखेगा।
तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि ऐसा लेयर ऑफ ऑयल बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक लेयर ऑफ ऐसा ऑयल बना देता हूँ। अब जो ये लेयर ऑफ ऑयल है इस पे जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से आके लाइट गिरेगी, तो एक वाइट लाइट ले लेता हूँ यार। अच्छा, वाइट कलर तो मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, क्या करूँ इस्तेमाल। चलो यार, ये थोड़ा यही यूज़ कर लेता हूँ वापस से इसके लिए भी। तो ये जो है ऐसा वाइट लाइट आके गिरी, वाइट लाइट ही होती है ना। अरे सूरज की रोशनी पीली नहीं होती है भाई। सूरज हमें पीला दिखता है एटमॉस्फेयर के कुछ कारणों की वजह से, जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट सूरज की जो लाइट होती है, वाइट लाइट होती है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है, उसमें सारे ही कलर्स मिक्स होते हैं। उसमें सारे ही कलर्स मिक्स होते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो है बेसिकली मैं ऐसा कुछ ऐसा नॉर्मल जैसा कुछ बना देता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल मैंने बना दिया, और ये जो है सूरज से जो रोशनी है वो आके इस ऑयल की फिल्म पर, जिसकी कुछ थिकनेस टी है, उस पे आके गिर रही है। अब जाहिर सी बात है कि जब लाइट आके गिरेगी तो अंदर जब वो घुसेगी तो उसके कलर जो है सेपरेट हो जाएंगे, मतलब रेड, ग्रीन, येलो, वायलेट, ऑरेंज। बट वो सब इतना डिटेल में हम नहीं दिखा रहे हैं, खाली मैं एक ही रे दिखा रहा हूँ, कोई भी एक रे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक रे है, मान लीजिए मैंने आपको एक रे दिखा दी है। आई होप कि आपको ये जो डायग्राम है मेरे समझ में आ रहे हैं। तो मैंने एक रे दिखा दी। अच्छा, बाय द वे मुझे आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि जो मतलब कोई भी सरफेस होता है, कोई भी बाउंड्री होती है, क्या उस पे सिर्फ ये एकमात्र फिनोमिनन होता है जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं? क्या एकमात्र फिनोमिनन रिफ्रैक्शन होता है? नहीं। दुनिया में ट्रांसपेरेंट चीज़ों पे अक्सर रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। तो रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करते हुए मैं रिफ्लेक्शन वाली जो रे है वो बेसिकली यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो ये रिफ्लेक्शन, अच्छा रिफ्लेक्शन के लिए बेसिकली मैं आर इस्तेमाल नहीं करता हूँ, वो मैंने रिफ्रैक्शन के लिए यूज़ कर रखा है। तो इसे भी मैं आई कह देता हूँ, बिकॉज जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक इंसिडेंट रे और जो इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है, रिफ्लेक्टिंग एंगल वो सेम होता है। तो खैर एनीवे, ये वैसे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, मैं कुछ मैथमेटिकल करने वाला नहीं हूँ। मैथमेटिकल चीज़ देखना तो आप उसी वीडियो पे चले जाइए। यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा सा एक आइडिया देने वाला हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि व्हाइट लाइट आई, टकराई और व्हाइट लाइट लौट गई। लेकिन जब व्हाइट लाइट अंदर घुसी तो उसके कुछ रंग बिरंगी चीज़ें बन गई, बिकॉज डिस्पर्शन हुआ। क्योंकि व्हाइट लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डिस्पर्स हो जाती है, डिस्पर्सिव मीडियम में जाती है तो डिस्पर्स हो जाती है, तो डिस्पर्स हो चुकी है। अब बेसिकली क्या होगा ना कि ये जो लाइट है, ये वाली लाइट मान लो रेड लाइट है, तो ये रेड लाइट भी जाहिर सी बात है कि बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी, कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होगी ना। अरे बाबा, इसके साथ भी तो वही होगा ना कि कुछ रिफ्रैक्शन होगा, कुछ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो बाहर निकलने वाला रिफ्लेक्शन है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ले रहा हूँ। तो ये इसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है। तो ये रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है, अब ये रे क्या करेगी कि वापस से बाउंड्री पे टकराने के बाद कुछ तो इसका रिफ्लेक्शन होगा और कुछ तो इसका रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट मेरे किसी काम का नहीं है अभी। तो बेसिकली मैं इसके रिफ्रैक्शन पे ध्यान दूंगा। तो इसका जो रिफ्रैक्शन है बेसिकली इसके साथ में होगा। किस रे के साथ में? इस रे के साथ में होगा। अरे बाबा, ये जो रे है और ये जो रे है, इन दोनों का आपस में क्या होगा? ये पैरेलल चल रही है, इनका आपस में एक फेनोमेनन होगा जिसका नाम है, मतलब रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन रे है, रिफ्लेक्शन वाली रे है, और ये फाइनल रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन या जो भी कह लीजिए वो वाली रे है। इन दोनों का आपस में कुछ तो इंट्रैक्शन होगा ना। अरे इंट्रैक्शन होगा, इसके अंदर भी लाल लाइट है, इसके अंदर सारे कलर्स हैं, इसके अंदर ब्लू, ग्रीन, येलो, वायलेट सब कलर्स हैं। तो रेड के साथ में इंट्रैक्शन कर सकती है ना ये। तो बेसिकली ये रेड वाली रे रेड के साथ में इंट्रैक्शन कर सकती है। और अगर इन दोनों के पाथ डिफरेंस में, जो है बेसिकली अगर फुल वेवलेंथ समा गई, मतलब एन लैम्डा समा गई, या फिर जैसे आप ऐसा भी कह सकते हो 2n लैम्डा बाई 2, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर 2n लैम्डा बाई 2 समा गई तो बेसिकली रेड कलर आपको दिखाई देगा, यानी कि ब्राइट बैंड बनेगा फॉर दिस व्यूइंग एंगल। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, जब मतलब रेड आपके पास आ रहा है, ठीक है, आप इस व्यूइंग एंगल से देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इस जगह पर, मैं कह रहा हूँ इस जगह पर अगर आपको बेसिकली यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला, जो पाथ डिफरेंस है उसमें 2n लैम्डा बाई 2 जितना वेवलेंथ समा गई। अरे भैया, जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस में कुछ वेवलेंथ बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी, फिट बैठेंगी कि नहीं पाथ डिफरेंस में? पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो भैया इंटरफेरेंस पढ़ लो थोड़ा सा। तो उसमें कुछ वेवलेंथ बैठेंगी, तो अगर वो इवन नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ बैठ गई, तो बेसिकली हमें मिलेगा ब्राइट बैंड। तो आपको रेड कलर नजर आएगा। और अगर नहीं बैठी, नहीं समाई, मतलब इतनी वेवलेंथ, बल्कि ऐसा कुछ हो गया 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यानी कि ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ समाई, अगर ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ समाई तो बेसिकली आपको मिलेगा डार्क का मतलब ये हो गया कि रेड कलर गायब हो जाएगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये तो मैंने एक कलर के लिए बताया। अरे लेकिन अलग अलग कलर्स अलग अलग एंगल पे है ना। अरे जैसे कि येलो कलर को ले लीजिए आप, तो येलो कलर कोई और एंगल पे है ना। तो बेसिकली उसको जब आप देखेंगे तो वो कोई और व्यू एंगल पे होगा। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि मुझे सिर्फ इस रे पे डिपेंड नहीं रहना है, अरे लाइट की रे, बहुत सारी रेज आ रही हैं यार, और बहुत जगहों पे आ रही हैं, बहुत सारी रेज आ रही हैं।
तो और बहुत जगहों पे आ रही हैं। तो ये रेज जो रिफ्लेक्ट होंगी ना, तो भैया किसी ना किसी रे के साथ जो है आपकी जो ये येलो वाली रे है ये इंटरेक्ट कर सकती है ना, मतलब येलो रे किसी वाइट रे के अंदर, वाइट लाइट के अंदर जो येलो वाला पार्ट है बेसिकली उसके साथ में इंटरेक्ट कर सकती है, तो कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर सकती है। यानी कि कहने का मतलब है कि अलग अलग व्यूइंग एंगल्स पे आपको अलग अलग कलर्स नजर आ सकते हैं। वैसे भी आप जब एक बार देखते हो एक ही नजर से तो मुश्किल से 2-3 कलर्स दिखाई देते होंगे, फिर थोड़ा आंखें इधर उधर करते हो तो आपको और कलर्स दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब है अलग अलग व्यूइंग एंगल्स पे आपको अलग अलग कलर्स नजर आएंगे। तो जो कलर्स नजर नहीं आ रहे हैं मतलब उनका उस एंगल पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और अगर कुछ कलर्स नजर आ रहे हैं तो मतलब उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। फिर कोई और एंगल पे चले गए, आप कहीं और से देख रहे हो तो बेसिकली जो कलर्स दिख रहे हैं उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ब्राइट बैंड बन रहा है। और अगर मतलब यानी कि जो कलर्स नहीं दिख रहे हैं उनका जो है डार्क बैंड बन रहा है। ठीक है, तो ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ये जो चीज़ें हैं आपको आई होप के समझ में आ रही हैं। तो ये तो एक और बात होगी। और एक और इंटरेस्टिंग मैं बात बता देना चाहता हूँ कि जो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है तो सिर्फ बेसिकली खाली लंबाई, जो रास्ते की लंबाई है वो सिर्फ देखी नहीं जाती, बल्कि उसमें एक्चुअल में एक स्टोक्स लॉ है, स्टोक्स लॉ वो भी ऑब्जर्व किया जाता है, वो भी कंसिडर किया जाता है। स्टोक्स लॉ एक चीज़ है जो कहता है, स्टोक्स लॉ कहता है कि जब भी आप एक हार्ड बाउंड्री पे टकराएंगे, हार्ड बाउंड्री पे टकराएंगे तो आपका जो फेज डिफरेंस है वो λ/2 से चेंज हो जाएगा, फेज डिफरेंस जो है λ/2 से चेंज हो जाएगा। अब ये सारी डिटेल्स जो है हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप खाली जब आंसर लिख रहे हो तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। कॉलेज के एग्जाम्स में डायग्राम बनाने के, ये कॉलेज के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो कॉलेज के एग्जाम्स हो या बोर्ड एग्जाम्स हो मान लो, तो बेसिकली उसमें आप जो है डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम मतलब डायग्राम से इतना ही बनाना, ये सब एक्स्ट्रा वाली रेज मत बना देना। तो वैसे वो एक्स्ट्रा नहीं थी, ये वाली एक्स्ट्रा नहीं थी, ये एक्स्ट्रा है। तो ये एक्स्ट्रा रेज को जैसे बनाना मत, एक ही कलर लेके काम कर लेना। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो बेसिकली बस इतना सा डायग्राम आप बना देना, आँख वाँख भी बनाने की आपको कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद में आप जो है ये कंडीशन लिख देना कि अगर पाथ डिफरेंस इन दोनों रेज के बीच में, इन दोनों रेज के बीच में अगर पाथ डिफरेंस रहा इतना तो ब्राइट बैंड बनेगा, मतलब वो कलर दिखेगा, और अगर ऐसा रहा तो वो कलर नहीं दिखेगा, डार्क बैंड बनेगा। ठीक है, इस तरह की कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद में बोल देंगे कि स्टोक्स लॉ आल्सो सेज दैट के पाथ डिफरेंस के साथ साथ यू हैव टू ऐड द फेज डिफरेंस ऑफ λ/2 व्हेन यू हिट द हार्ड बाउंड्री। तो हार्ड बाउंड्री भी यहाँ पे हिट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, दिस इज द हार्ड बाउंड्री। अरे समझने की कोशिश कीजिए, हार्ड बाउंड्री जो होती है ना, मतलब क्या हो रहा है ना कि देखो ये जो है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है बेसिकली हार्ड बाउंड्री पे हिट कर रही है। मतलब ये नहीं, ये तो सॉफ्ट बाउंड्री पे हिट कर रही है। ये जो रे है, ये जो रे है, ये तो सॉफ्ट बाउंड्री पे जा रही है ना, इसको सॉफ्ट बाउंड्री बोलते हैं, और उसको बोलते हैं हार्ड बाउंड्री, हार्ड बाउंड्री। अब आप बोलेंगे सर हार्ड बाउंड्री क्यों, सॉफ्ट बाउंड्री क्यों? अरे बाबा यहाँ पे हवा है, इस तरफ हवा है, तो ये वाली रे हवा को जाके हिट करने वाली है, तो सॉफ्ट बाउंड्री हो गया। और बेसिकली ये वाली जो रे हिट कर रही है, ये वाली जो रे जा रही है, तो ये हार्ड बाउंड्री पे हिट कर रही है। हार्ड बाउंड्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी है, पानी का जो है ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, इट इज़ ऑप्टिकल डेंसर। यहाँ पर अगर आपको सॉफ्ट बाउंड्री, हार्ड बाउंड्री ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है ना, तो सिंपल सी एक बात याद रखो यार, एक बात याद रखो कि जब भी आप रेयर से डेंस में जाओगे ना, तो रिफ्लेक्शन जब भी होगा, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो बेसिकली उसमें जो है λ/2 का फेज डिफरेंस आ जाएगा, पाथ डिफरेंस, λ/2 का पाथ डिफरेंस, या फिर 180 डिग्री का, या फिर पाई का फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस है, एक ही बात है, मतलब ये खाली डिस्टेंस के टर्म्स में या एंगल के टर्म्स में। और बेसिकली अगर जब आप डेंस से रेयर में जाओगे, जब आप डेंस से रेयर में जाओगे, डेंस से रेयर में, डेंस से रेयर में, रेयर से डेंस तो समझ गए, डेंस से रेयर में जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो फिर आप जब बाउंड्री पे हिट करोगे तो सॉफ्ट बाउंड्री है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो डेंस से रेयर में जाओगे तो रिफ्लेक्शन में कोई पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है, आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि ये हुआ आपका स्टोक्स लॉ, ये मैंने आपको समझा दिया, दैट्स इट, बस इतना ही है। तो डिफरेंट कलर्स क्यों दिखते हैं? क्योंकि जो फिल्म है ये कुछ पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर देती है बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रे, और यही पाथ डिफरेंस एंड में जाके बेसिकली आपको ब्राइट डार्क कुछ देता है। वैसे ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में प्लस माइनस λ/2 अभी तक लगाया नहीं हमने, अगर हम वो लगाएंगे तब जाके आपको एक्चुअल जो है ये मिलेगा, मतलब मैथमेटिकल फार्मूला मिलेगा कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो बस ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है समझने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, प्लीज़ टेक केयर। हेलो HSC स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये कहा गया है कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हम लोग स्क्रीन पे क्या देखेंगे, यानी कि जब वाइट लाइट गिरेगी स्लिट पे तो हम लोग जो है बेसिकली स्क्रीन पे क्या देखेंगे। अगर उसकी एक स्लिट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, तो उसकी एक स्लिट अगर कवर कर दी जाए रेड वाले फिल्टर से, और एक स्क्रीन मतलब एक स्लिट कवर कर दी जाए वायलेट वाले फिल्टर से। सो पहली वाली स्लिट मान लीजिए रेड फिल्टर से आपने कवर कर दी, और दूसरी वाली जो है वायलेट कलर के फिल्टर से कवर कर दी। तो बेसिकली
क्या आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये हमें अभी बताना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे पास जो स्लिट्स हैं वो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास स्लिट्स हैं। अच्छा, प्रॉपरली नहीं बना है, मैं वापस एक बार ट्राई करता हूँ। तो ये जो है ये हमारे पास स्लिट्स हैं, ठीक है, और उसके सामने जो है स्क्रीन है। और जो है बेसिकली मेरे पास मान लेते हैं कि वायलेट कलर एक है और एक रेड कलर का फ़िल्टर है ना। ऐसे ही कहा गया ना कि भाई एक जो फ़िल्टर है वो वायलेट कलर का आपने यहाँ लगा दिया, और जो रेड कलर का फ़िल्टर है वो आपने एक स्लिट पे लगा दिया इस तरीके से। तो एक स्लिट पे रेड फ़िल्टर, एक स्लिट पे वायलेट फ़िल्टर, और जो गिरने वाली लाइट है, लाइट जो आ रही है बेसिकली वो गिरने वाली लाइट मान लेते हैं कि वो ऐसा वेव फ्रंट्स आ रहे हैं और वाइट कलर के वेव फ्रंट्स हैं, या फिर रेज भी अगर आप कहना चाहते हैं तो बेसिकली रेज के फॉर्म में भी कह सकते हैं, क्योंकि वेव नॉर्मल ही रेज होती हैं बेसिकली। जो वेव नॉर्मल्स होती हैं, वेव नॉर्मल्स है ना ये दोनों, तो ये रेज हैं, तो ये आ रही हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि रेड फिल्टर है, मतलब वो सिर्फ रेड को अलाउ करेगा, बाकी सारी लाइट को अलाउ नहीं करेगा। और वायलेट फिल्टर है, मतलब यानी कि सिर्फ वो वायलेट को अलाउ करेगा, बाकी किसी भी कलर को अलाउ नहीं करेगा। तो फिर वायलेट से निकलने वाली जो रेज हैं वो वायलेट कलर की हैं, ठीक है, और जो रेड से निकलने वाली जो बेसिकली वेव्स हैं वो रेड कलर की हैं। तो अब दोनों की वेवलेंथ जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। और हमने इंटरफेरेंस की कंडीशंस में ये सीखा कि अगर आपको एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, तो वेवलेंथ सेम होना चाहिए। और उस वजह से हमने क्या कहा था कि लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। कोहेरेंट सोर्सेज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। सो बेसिकली लाइट क्योंकि मोनोक्रोमैटिक नहीं है तो इन दो वेव्स का इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पर जो है बेसिकली ऐसे डार्क एंड ब्राइट बैंड्स या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। या फिर आप सोच रहे होंगे कि सर रेड के ब्राइट बैंड मिलेंगे, फिर डार्क मिलेगा, फिर रेड का ब्राइट बैंड, फिर डार्क, और वैसे ही कहीं पे बीच में आपको जो है वायलेट के ब्राइट बैंड्स मिल जाएंगे, फिर डार्क मिलेगा, फिर वायलेट के ब्राइट बैंड्स। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ क्या होगा ना कि मतलब जहाँ तक भी ये रेड फैल सकता है वहाँ तक कुछ रेड का थोड़ा सा पैच मिलेगा, और वैसे ही जहाँ तक भी वायलेट फैल सकता है वहाँ पे से कुछ पैच मिलेगा, और थोड़ा सा मतलब इंटरमिंगलिंग की वजह से थोड़ा सा कुछ कलर एक अलग दिख सकता है आपको। जैसे हम लोग नॉर्मली रेड में थोड़ा वाइट मिलाते हैं तो पिंक बन जाता है ना। येलो में कुछ और मिलाते हैं तो कुछ और कलर दिखता है, मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ तो दिखेगा। बट आपको जाहिर सी बात है कि पैटर्न ये सब बैंड वैंड नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे फुल रेड दिखेगा आपको, और जो है यहाँ पे फुल वायलेट दिखेगा, और बीच में कुछ तो थोड़ा सा मिक्स किया हुआ कलर दिखेगा, और कुछ नहीं होने वाला है। तो बेसिकली आपको इंटरफेरेंस तो देखने मिलने वाला नहीं है, इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो देखने मिलने वाला नहीं है। सो नथिंग विल हैपन, दैट इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो एचएससी स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि है ना, एक्सप्लेन कीजिए कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ आखिर होती क्या है, और ये एक्चुअल पाथ लेंथ से कितनी अलग है, हमें ये समझाना है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ आइए आज अच्छे से समझते हैं। सो फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि बेसिकली दो लाइट की रेज हैं जो कि इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं साथ साथ में। अब एक के रास्ते में मान लेते हैं कि मैंने एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ऑफ ग्लास रख दिया है। तो अब होगा क्या कि है ना, मतलब बेसिकली ये वाली जो रे है ये आगे कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगी, है ना, मतलब यानी कि ये जो है, अच्छा हम कहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं, देखिए यहाँ से, देखिए मतलब हम है ना ऐसा यहाँ से इस पॉइंट से रेफरेंस लेते हैं। और ये जो रे है, ये जो रे है कुछ टाइम टी में, मतलब कुछ तो टाइम टी गुजरा है, जो कुछ वक्त टी गुजरा है उसमें उसने इतना जो पाथ है वो कवर किया है, इतना जो डिस्टेंस है उसने कवर किया है। तो ये डिस्टेंस का नाम डी रख देते हैं, ठीक है, उसने ये डिस्टेंस डी कवर किया है। ये एक्चुअल पाथ लेंथ है जो उसने कवर किया है टाइम टी में। अच्छा, अब बेसिकली उसकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड जो है उसकी सी है ना। हवा में जो स्पीड है बेसिकली वो कितनी होती है, सी होती है। लाइट की रे है ना यार। अच्छा, इसका क्या, अब ये बेसिकली आगे बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो इस पॉइंट के बियॉन्ड, ये जो पॉइंट है इसके बियॉन्ड, जाहिर सी बात है कि ये उतना लंबा डिस्टेंस तो कवर नहीं कर पाएगी। मतलब जितना डिस्टेंस इसे कवर करना चाहिए था उससे कुछ ये अलग डिस्टेंस कवर करेगी, कम डिस्टेंस कवर करेगी, बिकॉज जाहिर सी बात है कि उसकी स्पीड अब मतलब सी नहीं रही बल्कि घट के वी हो गई है। और आप जानते हैं कि वी जो है ना वो सी बाई म्यू होता है, सी बाई म्यू। टाइम देखिए उतना ही था, अरे बाबा टाइम आपने उतना ही दिया, इसको भी, ऊपर वाली रे को भी और नीचे वाली रे को भी टाइम उतना ही दिया चलने के लिए।
लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा थी, क्योंकि हवा में थी, वैक्यूम में थी, तो बेसिकली ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाई, क्योंकि जो बेसिकली डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है, तो स्पीड ज़्यादा तो डिस्टेंस भी तो ज़्यादा ही कवर होगा ना। और यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया ना इसके अंदर कि स्पीड घट गई, स्पीड सी नहीं रही बल्कि वी हो गई, और वी क्या होती है, सी बाई म्यू होती है। अब आप बोलेंगे सर कहाँ से, अरे भैया हम लोग जानते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी बोलते हैं और मीडियम की वेलोसिटी को वी बोलते हैं, तो म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी, जिससे क्या आ जाएगा मतलब v इक्वल्स टू सी बाई म्यू, है ना। तो बेसिकली इसमें स्पीड कम है, तो स्पीड कम है तो जाहिर सी बात है जो डिस्टेंस ट्रैवल करोगे डी डैश वो भी तो कम होगा ना v इंटू टी। देखिए वक्त उतना ही है, टाइम t उसके पास भी है, टाइम t इसके पास भी है, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा है c, इसकी स्पीड कम है v, तो जाहिर सी बात है कि ये डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा कम ट्रैवल करेगा। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है। तो मतलब ये जो देखिए, अच्छा दोनों ने ऑप्टिकल पाथ कितना कवर किया है, ऑप्टिकल पाथ दोनों का सेम है। अब आप बोलेंगे सर ऑप्टिकल पाथ आपने डिफाइन नहीं किया और आप कह रहे हैं सेम है। ऑप्टिकल पाथ है ना, देखिए अगर देखने जाएंगे ना तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा पता है, ऑप्टिकल पाथ यानी कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं v की जगह पे सब्सटीट्यूट करता हूँ ये वाली वैल्यू, क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, सी बाई म्यू, सी बाई म्यू, तो डी डैश हो जाएगा सी बाई म्यू इंटू टी। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा म्यू टाइम्स डी डैश, म्यू टाइम्स डी डैश इक्वल्स टू सी इंटू टी, बट सी इंटू डी कुछ और था ही नहीं, सी इंटू टी कुछ और था, सी इंटू टी जो था वो कुछ और था ही नहीं बल्कि क्या था, डी था, सी इंटू टी क्या था, डी था। तो ऑप्टिकल पाथ इसे ही कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ इसे कहते हैं, अरे यानी कि वो पाथ जो ये वाली लाइट ट्रेवल करती अगर ये वैक्यूम में होती, और जाहिर सी बात है कि जब ये लाइट यहाँ ना हो, कि ग्लास में ना हो, कि कांच में ना हो, कि अगर वैक्यूम में होती तो इतना ट्रेवल करती ना, इतनी दूर जाती ना, तो इसी के बराबर तो आएगा। सो ऑप्टिकल पाथ दोनों का सेम है। सुन लीजिए सुन लीजिए, ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट हैं यहाँ पे हवा में वैक्यूम में साथ में है, तो इनका एक्चुअल पाथ भी सेम है और ऑप्टिकल पाथ भी सेम है, ऑप्टिकल पाथ भी सेम है। ऑप्टिकल पाथ सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एक्चुअल पाथ होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एक्चुअल पाथ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एक्चुअल पाथ दोनों का यहाँ पर बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। लेसन दोनों ने जो पाथ डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो d है, और जो मतलब ये एक्चुअल पाथ डिफरेंस है, और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस वो म्यू डी है, बट म्यू डी कुछ और नहीं बल्कि डी ही है, क्योंकि म्यू वन है, म्यू वन है। अरे भैया वैक्यूम के लिए, हवा के लिए, एयर के लिए म्यू वन ही तो होता है ना। तो इनका ऑप्टिकल पाथ हो चाहे इनका बेसिकली आप कहें कि एक्चुअल पाथ हो, वो एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम, ऑप्टिकल पाथ और एक्चुअल पाथ एग्जैक्टली सेम है, मतलब आपस में भी सेम है और एक दूसरे के साथ भी सेम है, मतलब खुद से भी सेम है और एक दूसरे के साथ भी सेम है। अरे यार इस बंदे का ऑप्टिकल पाथ इस बंदे के ऑप्टिकल पाथ जैसा है, इस बंदे का एक्चुअल पाथ इस बंदे के एक्चुअल पाथ जैसा है, लेकिन हवा में जब यहाँ पे आते हैं तो कहानी बदल जाती है। यहाँ पे इस बंदे का जो एक्चुअल पाथ है मान लो डी है, और इस बंदे में इसका जो एक्चुअल पाथ है वो डी डैश है, एक्चुअल पाथ कम है, एक्चुअल पाथ कम है, लेकिन ऑप्टिकल पाथ तो सेम ही है ना। इस बंदे का ऑप्टिकल पाथ बोलो कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डी, यानी कि सिंपली डी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अरे हवा में है ना ये बंदा, हवा में है ना ये बंदा, लेकिन इसका इसका ऑप्टिकल पाथ कैसे आएगा, म्यू इंटू डी डैश, म्यू इंटू डी डैश, और म्यू इंटू डी डैश कुछ और नहीं बल्कि अभी मैंने साबित किया कि म्यू इंटू डी डैश सी टी है, यानी कि डी है, मतलब इतना ही है। तो बेसिकली म्यू डी और म्यू डी डैश एग्जैक्टली सेम है। बाय द वे यहाँ पे म्यू जो है वो 1 है, मुझे इसको कोई और सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहिए था, या फिर इसे एटलीस्ट कुछ और सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहिए था, तो ये म्यू ग्लास है एक्चुअली, ठीक है। चलिए एनीवे वो सब तो आप समझ सकते हैं, इतने होशियार बच्चे हैं। ये म्यू 1 है, ये हवा का म्यू है, और ये जो है ग्लास का म्यू है, ग्लास का है ना, ग्लास का म्यू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो कहने का मतलब ये कि अगर किसी ने पूछा कि दोनों का ऑप्टिकल पाथ कितना है, तो ऑप्टिकल पाथ एग्जैक्टली सेम है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 है, दोनों में कोई भी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर किसी ने पूछा पाथ डिफरेंस, तो हाँ है, इसका पाथ है डी, इसका पाथ है इसका पाथ है डी डैश, उसका पाथ है डी, इसका पाथ है डी डैश, तो पाथ डिफरेंस है। कितना पाथ डिफरेंस है देख लीजिए। पाथ डिफरेंस है डी माइनस डी डैश, लेकिन डी क्या है,
म्यू डी डैश, और डी डैश तो डी डैश ही है। सो बेसिक, अरे डी क्या है, म्यू डी डैश, देखो ना यार यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे। सो कहने का मतलब है कि जब पाथ डिफरेंस निकालूंगा, एक्चुअल पाथ डिफरेंस निकालूंगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है, म्यू माइनस वन इंटू डी डैश। ठीक है, तो इस इक्वेशन को याद रखिए, इस इक्वेशन को याद रखिए कि जब भी कोई एक लाइट जो है बेसिकली ट्रैवल करती है किसी मीडियम में, ट्रैवल करती है किसी मीडियम में, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू अदर रेज जो कि वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हैं, उनके हिसाब से जो पाथ रेफरेंस आता है वो इतना आता है, म्यू माइनस वन इंटू डी डैश। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। क्या हवा में जो रे ट्रैवल कर रही है और जो मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो इन दोनों में जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस आता है, एक्चुअल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा उतने टाइम में, बट एक्चुअल पाथ डिफरेंस जो आता है वो बेसिकली म्यू माइनस वन इंटू डी डैश के बराबर होता है। आई होप कि अब आपको पाथ डिफरेंस और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का फर्क समझ में आया है। तो अगर दोनों सेम मीडियम में है तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिल्कुल जीरो है। तो अगर ये वाली लाइट है ना, ये भी अगर इसी के अंदर होती ना, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी जीरो होता और एक्चुअल पाथ डिफरेंस भी जीरो होता। लेकिन क्योंकि बेसिकली अलग अलग मीडियम में है, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस तो अभी भी जीरो है, क्योंकि इसका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना है, वन इंटू डी, है ना। और इसका मतलब ऑप्टिकल पाथ कितना है इसका, वन इंटू डी, डिफरेंस नहीं, ऑप्टिकल पाथ कितना है, वन इंटू डी, और इसका ऑप्टिकल पाथ कितना है, म्यू इंटू डी डैश, म्यू इंटू डी डैश। और दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये मैं अभी भी साबित कर चुका हूँ। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। सो आई होप कि क्लियर है आपको, नहीं क्लियर तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।